नमस्कार। कार्यक्रम डायलॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद। प्रोफेसर रमेश चंद एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट में दुनिया में जाना माना नाम है और देश की जो कृषि नीतियां हैं उनके निर्धारण पर हमेशा उनकी छाप रहती है। उनका अपना इंडिपेंडेंट एज एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट एक बहुत बड़ा काम है, बुक्स हैं, बहुत सारे पेपर हैं। अभी उनका ग्रीन रिवॉल्यूशन और अमृत काल को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण पेपर जो भारतीय कृषि के ऊपर आया है, उसमें बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी जानकारियां हमारे सामने आई है और एक भावी रोड मैप देश की कृषि क्षेत्र का उसमें रखने की कोशिश की गई है। हम बात करते हैं प्रोफेसर रमेश चंद जी से। प्रोफेसर रमेश चंद, रूरल वॉइस और रूरल वर्ल्ड के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग अभी भी एक काफी जटिल मुद्दा है। फसलों के दाम में उतार चढ़ाव लगातार होते हैं और उसका उपभोक्ता और किसान दोनों को नुकसान होता है। आपके मुताबिक देश में कृषि सुधारों का रोडमैप क्या होना चाहिए? किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के लिए गारंटी मांग रहे हैं। आपका एक धारणा और एक विचार है कि भावांतर योजना किसानों को बेहतर दाम सुनिश्चित करने के लिए एक नीति हो सकती है, एक नीतिगत कदम हो सकता है। इसके ऊपर, इन दोनों मसलों पर आपकी क्या राय है और कैसे काम हो सकता है? जी जी। हरवीर जी, ऐसा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की नेचर ऐसी है, वो नेचर पे बहुत डिपेंड करता है। इसलिए और उसकी जो डिमांड है, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि वो इन इलास्टिक है। तो इन कारणों से उनमें जो इंस्टेबिलिटी है, वोलाटिलिटी है, उतार चढ़ाव है, वो स्वाभाविक है, उन्हें रोक नहीं सकते। लेकिन वो जो उतार चढ़ाव प्रोडक्शन की नेचर की वजह से होते हैं, हम मार्केट में सही नीतियों के साथ जो उनका एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है हमारे प्रोड्यूसर पे, कंज्यूमर पे, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अब प्राइसेस जो किसान को मिलती है, दो सोर्सेज हैं उसके। एक तो यह है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार देती है, और दूसरा यह है कि जो मार्केट से उन्हें प्राइस मिलती है। मैं इन दोनों को जो है एक दूसरे के कंपटीटर के रूप में नहीं देखता। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी। उनके क्या सिचुएशन है। अब यदि मार्केट कॉम्पिटिटिव हो तो हम कहते हैं कि किसानों को जो वाजिब प्राइस है वो मिल जाएगी। लेकिन यदि गलत आ जाता है तो मार्केट कॉम्पिटिटिव भी हो तब भी प्राइस क्रैश कर जाएगी। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी एक प्राइस में इंटरवेंशन की आवश्यकता जो है पड़ती है। तो हमें इसमें केवल दो तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये है कि हम एमएसपी को इतना एक्सेसिव मत बनाएं कि मार्केट से यदि बेहतर प्राइस मिल सकती है किसानों को, एमएसपी उसको स्टाइफल ना कर दे। एक तो ये हमें ध्यान जी। रखना है। दूसरा ये है कि एमएसपी हम किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देते हैं। एमएसपी को देने का इंस्ट्रूमेंट जो हम अपने देश में अधिकांश यूज कर रहे हैं वो है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमें पीडीएस के लिए जो है फूड चाहिए। लेकिन यदि हमें कोई बियॉन्ड पीडीएस रिक्वायरमेंट जाना है और केवल एमएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरवेंशन की जरूरत है, तब हमें जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे भावांतर भुगतान योजना, जिसका मैंने बहुत साल पहले आइडिया दिया था और जो सरकार ने थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में अमल में आई, हरियाणा में अमल में आई, तो हमें उसका भी इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनका भी प्रयोग करना चाहिए। हम आगे डिस्कस कर सकते हैं इसको कि मैं इन इंस्ट्रूमेंट की क्यों वकालत करता हूं, क्या उसके फायदे हैं, क्या एमएसपी के जो एडवर्स इफेक्ट है उनको वो कैसे चेक कर सकता है। तो आपका मानना है कि दोनों की जरूरत है, अभी एक दूसरे के पूरक की तरह से काम कर सकते हैं। सर, ये कृषि सब्सिडी को लेकर के जो पॉलिसी मेकर हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं,
वो एक काफी बड़ा मसला है सबके सामने, और ये पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा भी है। आपके मुताबिक जो सब्सिडी देने की नीति है उस पे अमल रखना चाहिए, या इंसेंटिव आधारित आर्थिक प्रोत्साहन की नीति अपनानी चाहिए? कई राज्यों ने किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देना शुरू किया है, और केंद्र सरकार ने भी 2018 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसानों को दिया है। आपको लगता है कि ये जो डीबीटी है ये भविष्य में सब्सिडी को रिप्लेस कर सकता है, ये जो विकल्प उसको? हरवीर जी, दोनों के अपने पॉजिटिव साइड है, दोनों की अपनी अपनी नेगेटिव साइड है। ओवरऑल नटशेल में क्या है, मैं उस पे भी कंक्लूडिंग स्टेज पे आऊंगा। पहले मैं इसको बता दूं कि इनके क्या मेन चीज है जो हमें कंसिडर करनी चाहिए कि हम किस सिचुएशन जा रहे हैं। जी। सब्सिडी जो है उसका सबसे पॉजिटिव साइड ये है कि वो प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, वो ग्रोथ लाता है। क्योंकि सब्सिडी अधिकांश इनपुट से लिंक्ड होती है, तो जो किसान इनपुट यूज करेगा वो उसी को सब्सिडी मिलेगी, और जो उस इनपुट को नहीं यूज करेगा उसको वो सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब इसका एक और एक्सट्रीम भी है कि कोई किसान है, वो लेजी है, वो अपनी जमीन को फैलो ही रखता है, कोई इनपुट यूज ही नहीं करता, तो उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी, और उसको सब्सिडी मिलने का कोई औचित्य भी नहीं है। दूसरी ओर है इनकम। इनकम जो है उसका सबसे बड़ा एक पॉजिटिव साइड ये है कि इक्विटी एस्पेक्ट और चॉइस ऑफ द फार्मर, के वो उस पैसे को जैसे चाहे उसको सब्सिडी की बजाय डायरेक्टली देते हो, उसका इनपुट यूज पे 100% ट्रांसलेशन नहीं होता। और इसलिए जो सब्सिडी से प्रोडक्शन पे पॉजिटिव इफेक्ट आता है कि आपने फर्टिलाइजर को सस्ता किया, किसान ने ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया और ज्यादा पैदावार हुई, तो वो एक स्लाइटली एक उससे सेटबैक जो है होगा। लेकिन एक इक्विटी का एस्पेक्ट उसमें आता है कि सभी को मिलेगा, चाहे कोई खाद यूज करना चाहे, चाहे कोई फार्म यार्ड मैन्योर यूज करना चाहे, जो मर्जी करना चाहिए, तो वो एक बैलेंसिंग और इक्विटी सिस्टम में लाता है। अब यह है कि कई तरह की सब्सिडीज हैं, वो बहुत डिजायरेबल भी हो जाती हैं और उनके पॉजिटिव इफेक्ट रहते हैं। जैसे सीड में यदि आप सब्सिडी देते हो, क्योंकि सीड कैरियर को टेक्नोलॉजी का कैरियर है, उस पर सब्सिडी देना बहुत अच्छी बात है। यदि आप कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए सब्सिडी देते हो, वो एक बहुत अच्छी बात है। यदि आप किसानों को ऐसी फार्म मैकेनाइजेशन के लिए सब्सिडी देते हो कि वो पैडी को जलाने की बजाय उसकी बेलिंग करें और उसको एनर्जी के लिए कहीं ले जाएं, तो सब्सिडी का जो नेगेटिव एस्पेक्ट शुरू हुए, वो हम किस तरीके से सब्सिडी देते हैं, किस चीज पर देते हैं, वो उस पर भी डिपेंड करता है। सब्सिडी से ज्यादा सब्सिडी के एडवर्स इफेक्ट सब्सिडी देने के तरीकों से पैदा हुए हैं। जैसा हम जानते हैं कि यदि हम पानी जो है उस पे कोई किसान को फ्री पावर देते हैं, तो वो एक्सेसिव यूज होगा और वाटर टेबल उससे नीचे जाएगा। तो इस तरह दोनों के अपने अपने पॉजिटिव साइड है, अपनी अपनी एक नेगेटिव साइड है। हमें इस पे सारे पहलू को ध्यान में रख के एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाकर जो संभव है उसकी ओर चलना चाहिए। लेकिन देश में जो रुझान अभी पैदा हो रहा है वो ये है कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या इनकम सपोर्ट की ओर भी जा रहे हैं, लेकिन सब्सिडी को कोई भी रैशनलाइज करने के लिए किसी भी स्टेट ने कुछ भी नहीं किया।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ये आर्गुमेंट तो ये देते हैं कि हम डायरेक्ट सपोर्ट या इनकम सपोर्ट फार्मर को सब्सिडी कम करने के लिए देते हैं, बट वास्तव में हम उसको कम नहीं करते। तो एक तो इस जो रुझान है हमें इसको चेक करना चाहिए। लेकिन ऑन बैलेंस यदि सारी पॉजिटिव साइड और सारी उसकी नेगेटिव साइड भी देखी जाए, तो सेम अमाउंट यदि एज ए इनकम सपोर्ट जाती है कंपेयर टू के वो सब्सिडी की फॉर्म में जाए, ओवरऑल वो इनकम सपोर्ट बेटर मेजर है कंपेयर टू सब्सिडी। सर, हमने जो खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हमने हासिल की, खाद्य सुरक्षा में हम लोग आत्मनिर्भर है और एक बड़े निर्यातक बने हैं हम लोग। हमने 50 अरब डॉलर का जो एक बड़ा नंबर है निर्यात में, उसको पार किया। लेकिन इधर जो है कि जो खाद्यान्न उत्पादन है उसका रिकॉर्ड, सरकार ने कहा कि रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, उसके बावजूद हमने कुछ खासतौर से जैसे गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, चावल के निर्यात को लेकर के कहीं रेस्ट्रिक्शन लगाए, कुछ रोक भी लगाया। और इसी तरीके से जो चीनी का उत्पाद निर्यात है, वैश्विक बाजार में बेहतर मौके के बावजूद हमने उसको रेस्ट्रिक्ट किया। तो ये इसके क्या आप देखते हैं कि हमारी जो कृषि उत्पादों के जो निर्यात की नीति है उसमें टिकाऊपन क्यों नहीं है? और हमें लगता है कि जो कई बार अचानक फैसले लिए जाते हैं, ये आप किस तरह देखते हैं उसको? क्या वो किसान हित में है या देश हित को लेकर के इनका कोई संतुलन बनाने की कोशिश होती है? उसको लेकर के आपकी क्या राय है? इसमें ऐसा है हरवीर जी, यदि आपकी परिस्थिति स्टेबल नहीं है तो फिर आप अपनी नीति को भी स्टेबल नहीं रख सकते। नीतियां जो हैं उनको परिस्थिति को जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अब यदि कोई इस तरह की परिस्थिति बन जाती है कि इंटरनेशनल प्राइसेस कोई ऐसी अबनॉर्मल बात हो गई कि जी। वो एक जो नॉर्मल वेरिएशन 10-15% प्राइसेस की होती है उससे कहीं ज्यादा वहां पर चेंज आ जाता है, तो फिर ये मस्ट हो जाता है कि आप उसको रिस्पॉन्ड करें। इसी तरह एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि देश में अचानक कोई ऐसी बाढ़ आ गई या कुछ हो गया, किसी चीज का उत्पादन अचानक 20% जो है अफेक्ट हो गया। तो उस परिस्थिति में आपको ये चूज करना है कि क्या आप अपने देश को प्रायोरिटी देते हो या विदेश को प्रायोरिटी देते हो। क्या आपके मन में अपना कंज्यूमर प्रायोरिटी है या विदेश का कंज्यूमर एक प्रायोरिटी है। तो ये मैं इसको जो ब्रीफ में मैंने कहा कि क्योंकि परिस्थिति स्टेबल नहीं रहती विशेषकर एग्रीकल्चर के केस में, इसलिए जो नीति है उसको भी हम एक स्टेबल जो है नहीं रख सकते। और दूसरा ये है कि बहुत से ये जो फैसले हैं ये लगता है कि ये अचानक हुए हैं। यदि आप देखोगे कि जरूर कोई ना कोई कारण वहां रहा, तो ये फूड मैनेजमेंट और फूड प्राइसेस में एक स्टेबिलिटी रखना कंज्यूमर के एंगल से भी प्रोड्यूसर के एंगल से भी, उसके लिए ये अक्सर जो है जरूरी हो जाता है कि आप उसको रिस्पॉन्ड करिए। लेकिन मैं आपसे इस चीज से जरूर सहमत हूं कि ये इंटरवेंशन तभी होनी चाहिए यदि प्राइसेस एक बैंड से ऊपर चली जाएं या एक बैंड से नीचे चली जाएं, कि बहुत प्राइसेस जो है ऑयल सीड की गिर गई, इसलिए हमें जरूरत है कि हम एडिबल ऑयल पे ड्यूटी लगा के इंपोर्ट को कॉस्टली बना दें। विद इन ए बैंड एक जो है प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए सभी के मन में, किसान के माइंड में भी और ट्रेडर के माइंड में भी, कि यदि चीजें एक इस बैंड में रहेंगी तो सरकार इंटरफियर नहीं करेगी। उससे ऊपर नीचे जाएंगी तो सरकार जरूर करेगी, और ज्यादातर सरकारें करती हैं विदेशों में भी और हमारे यहाँ भी शुरू से। आप देखोगे कि इंडिया ने ऐसे नहीं कि ट्रेड को फ्री छोड़ दिया, हमने पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक लिबरलाइजेशन हमेशा ही फॉलो किया है, जिसमें हमारा गोल ये रहा है हम अपनी प्राइसेस को जो इंटरनेशनल ट्रेंड हैं उनके हिसाब से ऊपर नीचे जाने देंगे, लेकिन वोलेटिलिटी के अगेंस्ट हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये डिस्टिंक्शन हमें हमेशा मन में रखनी चाहिए कि हम अपनी प्राइसेस को इंटरनेशनल प्राइसेस के ट्रेंड के अनुसार मूव
करने की नीति फॉलो करते हैं, लेकिन जो उसमें वोलेटिलिटी आती है उसके अगेंस्ट हम चेक करते हैं, कभी कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए तो कभी प्रोड्यूसर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोफेसर रमेश चंद जी, मेरा एक सवाल थोड़ा कृषि कानूनों को लेकर के है। क्या 3 कृषि कानून जो आए थे वो समय की जरूरत थे जिनको रद्द किया गया, और अभी भी कृषि सुधारों पर काम होना चाहिए? एक इसका एक राइडर ये है कि उसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम को बहुत लिबराइज करने की बात थी, लेकिन अभी अगर हम देखें पिछले 2 साल से आवश्यक वस्तु अधिनियम का काफी उपयोग सरकार कर रही है, स्टॉक लिमिट लगाने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, डिक्लेरेशन करने के लिए। तो ये दोनों जो विषय हैं वो एक दूसरे को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, और फिर वही मैं कि सुधारों की कितनी जरूरत है कृषि क्षेत्र में? अब जो आपने पूछा कि उनकी जरूरत थी, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था उस समय जब ये बेड्रा हुए, कि जी। शायद हम अपने किसानों को ये समझाने में असफल रहे कि ये जो कानून है इनका क्या फायदा है। कमी पेशियां हो सकती हैं, पॉलिसीज है वो परफेक्शन सोचना, वो एक चीज संभव है। लेकिन जब किसान एजिटेशन कर रहे थे तब मैंने नीति योग से हिंदी में और इंग्लिश में पेपर निकाले थे। मैं चाहूंगा कि अभी भी जो लोग इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं उनको वो पेपर देखना चाहिए कि ऐसी क्या थिंकिंग थी जो गवर्नमेंट सिस्टम में जो थिंकर हैं, जब उन्होंने ये नए कानून लाने के लिए सरकार में नए कानून लाने का प्रोसेस शुरू किया। अब मेरा ये मानना है कि किसी भी इकॉनमी में प्रगति के लिए जो मेजर ड्राइवर्स होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन का ड्राइवर होती है, दूसरा हमारे पॉलिसी और इंस्टीट्यूशन उसका ड्राइवर होते हैं। परिस्थिति के हिसाब से यदि पॉलिसी और इंस्टीट्यूशन में हम रिफॉर्म नहीं लाते तो इंक्रीमेंटल चेंज ही आएगी, उसमें ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज नहीं आएगी। तो ये रिफॉर्म लाना बहुत मेरे ख्याल से जरूरी है। और पिछले महीने में एक मार्केटिंग की कॉन्फ्रेंस में गया था तमिलनाडु में, तो मैंने वहाँ मार्केटिंग सोसाइटी को ये कहा था कि आप अब हर स्टेट में इस डिबेट को रिवाइव करिए, क्योंकि वर्ष 2002 से इस पे बहुत से अच्छे अच्छे व्यूज आ चुके हैं, इन पे बहुत डिबेट हो चुकी है, तो हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब देखिए केंद्र ने अपने ओर से कुछ करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो जो है वो हम उसको नहीं पूरा जो है हो सका, जो भी कारण है उसके। लेकिन स्टेट लेवल पे जो स्टेट समिति है कि उनकी परिस्थितियों के हिसाब से, जैसे इन लॉ से पहले मॉडल जो है एपीएमसी एक्ट आया था, मॉडल कंट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट था, मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट था नीति का, तो वो मॉडल थे। तो उन मॉडल को लेकर स्टेट्स अपने यहाँ जो है इन पे डिस्कशन करें। और मैं किसानों से आपके माध्यम से अपील करूंगा कि वो खुले मन से इन पर जो है चर्चा करें, और इनको ठंडे वास्ते में डालने का मेरे ख्याल से डालना कृषि क्षेत्र के लिए और किसानों के लिए जो है अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्योंकि केंद्र एक बार इनको लाकर वापस कर चुका है, तो वो मुझे लगता है कि ये औचित्य तो नहीं है कि केंद्र अब इन लॉज को लेकर आए। तो ये अब हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर के कुछ एस्पेक्ट कंकरेंट लिस्ट में हैं, कुछ स्टेट लिस्ट में हैं। तो स्टेट्स की भी जिम्मेदारी इतनी ही है, रादर ज्यादा बड़ी है एग्रीकल्चर के प्रति। तो उनको इसे डिबेट करना चाहिए, इसके पॉजिटिव साइड या कोई डेफिशिएंसी जो उन्होंने देखी थी उसे करना चाहिए, इस पे व्यापक चर्चा होके, और इसका एक जो इसकी मलाई है, जो इसका बटर है, वो ऊपर आएगा और उसे लेकर हमें सुधारों की ओर जाना चाहिए। दूसरा आपका जी। सवाल के एक और तो केंद्र सरकार लाई थी अमेंडमेंट ईसीए में, और दूसरी ओर आप खुद ही उसको ये कर रहे हैं। ईसीए में अमेंडमेंट चेंज लाने का जो आधार ये था कि मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, मार्केट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स होंगी, जिससे जो है यदि
कभी किसी चीज की कोई अवेलेबिलिटी की जरूरत है, तो वो बफर स्टॉक सरकार का ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर का भी उसकी स्टेबिलिटी में एक रोल प्ले करेगा। क्योंकि दो ही तरीके से प्राइसेस स्टेबल रह सकती हैं, या तो आप ट्रेड करो या आप अपने स्टॉक में से करो। मोस्टली देशों में पब्लिक स्टॉक नहीं होता, वहां प्राइवेट स्टॉक से ही एक्सेसिव वोलाटिलिटी चेक होती है। तो यदि ये लॉ जो है, स्पेशली जो मार्केट से रिलेटेड लॉ था, वो इम्प्लीमेंट होता, तो आप देखते कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आती, वेयर हाउसेस बनते, तो बजाय इसके कि सारा ही माल एकदम बाहर आ गया, तो स्लोली वो प्राइस के हिसाब से बाहर आए। तो ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, ये जो पहला एक्ट है, दोनों का आपस में बहुत क्लोज रिलेशन है। जब तक मार्केट्स कॉम्पिटिटिव नहीं है, तब तक आप जो छोटे प्लेयर हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हो कि वो मार्केट के साथ इजीली प्ले कर सकें। तो ये एक कारण है कि वो एक दूसरे पे निर्भर थे। और जब वो यदि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट रहता तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, यदि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आती तो आपको फिर एसीए की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक वजह है, नॉट के सरकार जो कर रही थी उसके विपरीत कुछ कर रही है। सर, ये पिछले दिनों आपका एक पेपर आया है, हरित क्रांति से अमृत काल, लेसन्स एंड वे फॉरवर्ड फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। सो इसको लेकर के आपने जो पिछली उपलब्धियां हैं और आगे किस तरीके का रोड मैप होना चाहिए अब अमृत काल में, वो सारे पक्ष और वो सारे विकल्प रखे हैं, या उसको लेकर के आपने सामने रखने की कोशिश की है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मेरा सवाल उस पर ये कि इस पे अमल कैसे किया जा सकता है, जो क्योंकि अब जो अमृतकाल का पीरियड है, आप उसके बारे में सोचना है, उस पे कैसे आगे बढ़ सकते अब एक तो ये है कि हमारी जो उपलब्धियां पिछले 75 सालों में रही हैं, और पिछले 10 साल में तो हमारा रिकॉर्ड अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट्स हैं, 4% ग्रोथ इन एग्रीकल्चर और बहुत सी ऐसी अचीवमेंट्स हैं। लेकिन उनके साथ हमें बहुत सी चुनौतियां भी आई हैं, हैं। और कई नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। क्लाइमेट चेंज की बहुत बड़ी चुनौती जो है वो आ गई है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रीकल्चर केमिकल से एक कंज्यूमर की सेंसिटिविटी है, हेल्थ के इश्यूज हैं, ये सब आई हैं। तो मैंने इस सारी चीजों को ध्यान में रखकर, यदि हम उस पे एक साइंटिफिक और वेल थॉट आउट रोड मैप नहीं बनाएंगे, तब चांसेस हैं कि हम शायद कहीं ड्रिफ्ट ना कर जाएं इधर उधर। तो मैंने उसमें ये भी बात की है कि जो हम कह रहे हैं कि हमारा नेचुरल फार्मिंग की ओर हमें जाना चाहिए, प्राकृतिक खेती की ओर जाना चाहिए, ये एक जो है आर्गुमेंट आ रहा है कि इससे जो ग्रीन रेवोल्यूशन की एडवर्स इम्प्लीकेशन है वो इससे चेक हो जाएंगी, और बाकी चीजें भी। तो इनको एक थोड़ा इनके डिमेंशंस को देखकर उसका एक रोड मैप और उसके क्वांटिटेटिव डिमेंशन क्या है उस पे मैंने एक चर्चा किया है। उसमें एक दो चीजें जो जी। आपके माध्यम से मैं करना चाहूंगा, बाकी वो हिंदी और इंग्लिश में हमारी साइट पे पेपर अवेलेबल है, कोई उसे देखना चाहे तो। अब देखिए, एक अधिकांश एविडेंस ऐसा है कि यदि आप एग्रो केमिकल बेस्ड फार्मिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी को छोड़कर कन्वेंशनल फार्मिंग जो उससे पहले थी, जिसमें आप एग्रोकेमिकल का यूज नहीं करते, देसी सीड ही यूज करते हो, तो एक यील्ड पेनल्टी उसमें जाहिर है। कोई कहीं जी। 30% है तो कहीं 35% है। तो वो इसलिए नहीं है कि वो जो कन्वेंशनल फार्मिंग थी उसमें कोई इंफीरियरिटी थी। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जो मॉडर्न फार्मिंग या ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रोकेमिकल फार्मिंग आया है, उसमें 100 साल की साइंस का रोल है। आप जी। देखिए, उसमें हाइब्रिड 1920-30 में पैदा हो गए थे यूएसए में मेज के, फिर केमिकल आए, तरह तरह के सीड आए और सारी चीजें आई। एक और 100 साल की साइंस, और दूसरी ओर हमने उसको अलग रख दिया, कोई साइंस उसमें हमने डाली ही नहीं।
तो मैंने सबको देखते हुए ये एक रोड मैप दिया है कि इसमें एक यील्ड पेनल्टी है, उसका एक हिस्सा हम अब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब हम सरप्लस हैं फूड में, तो हम ये चांस भी ले सकते हैं कि हम ग्रेजुअली उस डायरेक्शन में मूव करें, लेकिन बहुत संभल कर और ग्रेजुअली उस डायरेक्शन में मूव करें। और 10 साल के बाद फिर हम इसका एक जायजा लें, क्या 10 साल में हम कोई साइंस इसमें लाकर इसको भी इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में कामयाब हो गए हैं, ताकि हमारे फूड सिक्योरिटी के गोल जो हैं, ग्रोथ का गोल जो है, उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। और दूसरा एक बड़ा कारण, हरवीर जी मैं थोड़ा लंबा समय ले रहा हूँ इस जी जी, कोई प्रश्न नहीं। के लिए। जी अक्सर ये एग्जाम्पल दी जाती है कि डेवलपमेंट का मॉडल जब आप बात करते हो अगले 10-25 साल में, तो हम अक्सर देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्री में क्या हुआ था एग्रीकल्चर को, जब वो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बने। तो वो सारे कंट्री एक आर्थर ल्यूज इकोनॉमिस्ट थे, उनका एक मॉडल था, उसी के अनुसार डेवलप हुए, और सभी सरकारों ने भी उसी मॉडल को लेकर अपनी नीतियां बनाई। वो मॉडल ये था कि जब कोई इकोनॉमी प्रोग्रेस करती है तो इंडस्ट्री वहां बढ़ती है, तो लेबर एग्रीकल्चर से मूव करके इंडस्ट्री में आती है, और नई नई डिमांड होती है, और दोनों एग्रीकल्चर का शेयर इनकम में, देश की इनकम में और देश की एम्प्लॉयमेंट में कम होता जाता है। और वेस्टर्न कंट्री में आप देखोगे कि 2 से 4% शेयर है एग्रीकल्चर का देश की इकोनॉमी में, और 2 से 4% ही लोग वहाँ एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये पाया गया कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, विशेष तौर पर इंडस्ट्री सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम जनरेट करता है। चाहे वहां 8-10% भी ग्रोथ आउटपुट में हो रही हो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में जो ग्रोथ रेट है वो आप 2-4% भी नहीं पाओगे। तो इसलिए वो जो एक मॉडल था, जो डेवलप्ड कंट्री, जो अब डेवलप्ड कंट्री हैं, जो बिग जो जो डेवलपिंग से डेवलप्ड बने, उन्होंने जो मॉडल अडॉप्ट किया, हमारे लिए आज की इंडस्ट्री वो ऑप्शन क्लोज करती है। तो सबसे बड़ा अब ये चैलेंज कि यदि हमें विकसित भारत, जहां हर व्यक्ति की आय आज यदि $2100 पर पर्सन है, तो उस जो समय 11,000-12,000 की हम कल्पना या जो गोल लेकर चल रहे हैं वो होनी है, तो फिर लोग कहाँ एम्प्लॉय होंगे, लोग कहाँ से वो इनकम लेंगे। तो वो जो है इंक्लूसिव ग्रोथ इस गवर्नमेंट का है कि भाई हमें देश की इनकम ही नहीं बढ़ानी, देश के साथ साथ देश के सभी लोगों की इनकम जो है उसको भी इंक्रीज करना है, और इनकम आती है एम्प्लॉयमेंट से। तो उस रोड मैप में मैंने इस चीज को भी थोड़ा उजागर करने की कोशिश की है कि हमें अब एग्रीकल्चर सेंटर्ड डेवलपमेंट की ओर सोचना होगा, क्योंकि हमारी एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेंटर्ड है। अभी भी जो पिछले 10 दिन पहले PLFS का सर्वे आया है, वो भी ये कहता है कि 45.8% टोटल वर्क फोर्स वर्ष 2022-23 में एग्रीकल्चर में लगी हुई है, और उसमें बहुत स्लो रेट से जो है कमी आ रही है। तो इन सारी चीजों को देखकर सस्टेनेबिलिटी और हमारी एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, और एट द सेम टाइम हम एक ग्रोथ में मोमेंटम मेंटेन रखना, तो इन सब को देखकर मैंने एक ये उसमें लिया है पोजीशन कि एग्रीकल्चर जो है वो सेंट्रल रोल प्ले करेगा इंडिया को विकसित भारत बनाने में। प्रोफेसर रमेश चंद के साथ आपने हमारे इंटरव्यू में बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों के विस्तार से जवाब सुने। ये इंटरव्यू काफी लंबा है, हम इस इंटरव्यू को 2 भाग में कर रहे हैं। अभी तक के जो सवाल और जवाब आपने सुने उसके लिए इस भाग में हमने उनको रखा है, और बाकी जो सवाल जवाब हैं वो हम इंटरव्यू के दूसरे भाग में रखेंगे, जिसे हम पार्ट 2 कहते हैं। आप इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा जरूर देखिए, क्योंकि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और खास जवाब उनके उसमें आपको मिलेंगे प्रोफेसर रमेश चंद के, जो आपको पसंद आएगा और आपके लिए काम का साबित होगा। तब तक के लिए नमस्कार।